नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 22 फरवरी 22 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाएं, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और उम्मीद कर रही हूँ आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठ गए होंगे, क्योंकि जो डेली क्लास फॉलो कर रहा है उन्हें पता है कि क्लास के दौरान बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती हैं जो आपके पीडीएफ में मेंशन नहीं होता है, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी चीज अगर चर्चा में है, इन न्यूज है, तो उनको उसके हर डायमेंशन को मैं टच करूं, ताकि आपका कोई भी चीज छूटे नहीं। और जब भी आपके एग्जाम में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपके लिए वो कुछ नया ना दिखे, उसका अटेम्प्ट आप करके आओ। ठीक है, तो जुड़ गए आप सभी लोग, जल्दी से शेयर कर दो भाई, जल्दी जल्दी लाइक्स बढ़ाओ और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने कहां से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा की शुरुआत की है? तो देखिए, ये पहला ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत किया है। क्या नाम है? श्री राम जानकी यात्रा। ठीक है, तो श्री राम से जुड़े हुए स्थलों की यात्रा करते हुए ट्रेन जाएगी। इसकी शुरुआत कहां से की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा? ध्यान रखिएगा, दिल्ली से की गई है। दिल्ली का जो सफदरगंज रेलवे स्टेशन है वहां से किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भारतीय रेलवे है वो दिल्ली का जो स्टेशन है सफदरगंज रेलवे स्टेशन, वहां से ही इस ट्रेन की शुरुआत किया है। क्या नाम है? भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा। ठीक है, इसकी शुरुआत की है। ये ट्रेन देखिए दो महत्वपूर्ण स्थानों से होकर के गुजरेगी। एक स्थान जो कि उत्तर प्रदेश में और दूसरा स्थान जो कि कौन सा है दोस्तों? जनकपुरी। ठीक है, जनकपुर, अयोध्या जहां पे श्री राम जी का जन्म हुआ था, जनकपुर जहां माता सीता जी का। ठीक है, ये देखा जाए ये 7 दिनों की यात्रा करेगी और इन 7 दिनों के दौरान भगवान राम और भगवान सीता और माता सीता से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल है उनकी यात्रा करेगी। कहाँ कहाँ जाएगी दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, इन 7 दिनों की यात्रा के दौरान ये अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज, इन सब जगहों से होते हुए ये ट्रेन गुजरेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं इस ट्रेन की कुछ विशेषताओं के बारे में। चूंकि ये एसी ट्रेन है तो इसमें 4 फर्स्ट एसी कोच है। ठीक है, 2 सेकंड एसी कोच है। इतना ही नहीं, इसमें 2 रेस्टोरेंट भी है और साथ ही साथ लाइब्रेरी का भी इसमें व्यवस्था की गई है। एक बार में जो है इसमें जो है 156 जो है पर्यटक वो यात्रा कर सकते हैं। और इसका अगर फेयर देखा जाए यानी कि किराया देखा जाए तो एक व्यक्ति जो है वो 39,000 रुपीज से अधिक जो है, या फिर इससे इसका किराया जो है शुरू हो रहा है। ईएमआई में भी आप जो है इस किराए को दे सकते हैं। और इसके लिए आईआरसीटी ने जो है भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए, ईएमआई भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए किससे किससे जो है करार किया है? तो पेटीएम से और रेजर पे पेमेंट गेटवे के साथ क्या किया है? समझौता किया है। ठीक है, ईएमआई भुगतान विकल्प के लिए। इस ट्रेन के माध्यम से देखा जाए जो भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन है, इसकी जो शुरुआत की गई है उसका उद्देश्य क्या है? एक तो घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना और साथ ही साथ जो भारत सरकार के द्वारा एक पहल चलाई जा रही है, देखो अपना देश, उसको जो है उसके अनुरूप ये है। तो सबसे पहले एक तो घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ सबसे पहले हमें अपने देश को देखना चाहिए, क्या क्या वो जगह है हमारे देश में इतनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, उनको बढ़ावा देना। तो ये भारत सरकार की एक पहल चलाई जा रही है, देखो अपना देश, उसी के अनुरूप जो है ये ट्रेन होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चलाया गया है। तो ये थोड़ा सा ठीक है ध्यान रखिए कि यूपी स्पेशली क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए चलेगा। आइए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला आयोजित किया गया है? देखिए झींगा जो है ये एक, यहाँ पे देखा जाए तो जलीय कृषि से संबंधित है। ये जलीय जीव है, ध्यान रखिएगा, ये मछली नहीं होता है झींगा, जलीय जीव होता है जिसको हम जनरली अपने भोजन वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। और झींगा मेला आयोजित किया जा रहा है राज्य का ये पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला है। कहाँ पे दोस्तों? पंजाब में। ठीक है, पंजाब सरकार के द्वारा झींगा मेला का आयोजन किया जा रहा है। स्क्रीन पे आप झींगे की तस्वीर देख सकते हैं और ये पंजाब का पहला राज्य स्तरीय मेला है। ध्यान रखिएगा झींगा मेला, और ये 17 फरवरी को शुरू हुआ है। कहाँ पे? पंजाब का एक जिला है मुक्तसर जिला, वहां का गांव है एना खेड़ा गांव, वहां पे इसका शुरुआत किया गया है।
चूंकि ये जो मेला शुरू किया गया है ये राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है राज्य सरकार का कि लोगों को झींगा पालन के लिए अधिक से अधिक क्या करना, जागरूक करना। इसी चीज को देखते हुए राज्य सरकार ने झींगा मेला का आयोजन किया। ठीक है, यानी कि झींगे की कृषि के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, उनको जागरूक करना। कारण क्या है दोस्तों, झींगा जो होता है, जो कि मैंने बताया आपको कि ये बहुत हमारे भोजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग, जो लोग नॉन वेज वगैरह खाते होंगे, जो फिश आइटम खाते होंगे, उनको ये पता होगा कि एक तरीके से झींगा में बहुत सारे ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं। औषधि की तरह भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखा जाए जो झींगा होता है ये हाई सोर्स ऑफ सोडियम होता है। इसमें सोडियम की जो है ना मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो ये एक तरीके से आयोडीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, माफ करिएगा, आयोडीन। और इसके वजह से क्या होता है कि इसमें जो थायराइड की जो उनको समस्या आती है या फिर झींगा जो समस्या आती है, इनमें जो है ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। तो जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, जो घेंगे रोग की होते हैं, उनके लिए ये काफी ज्यादा एक तरीके से हेल्पफुल होता है, उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है ये। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें एक और खासियत देखा जाए तो झींगा जो होता है ये खारे पानी में भी पनप जाता है। तो ये देखा जाए एक तरीके से जो प्रॉन होता है, इसको प्रॉन कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। तो ये खारे पानी में जो होता है ये पनप जाता है, जिस कारण से इसको देखिए क्या कहा जाता है, खारे पानी का जीव भी कहा जाता है झींगे को। ठीक है, तो एक तरीके से वहां की जो राज्य सरकार है, वहां के जो खारा भूजल है, जो कि जब खारा भूजल है तो उसका इस्तेमाल कृषि में किया नहीं जा सकता है, तो उसमें क्या किया जाएगा, प्रॉन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और इसी खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रभावी ढंग से, यानी कि खारे जल का जो है प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने 2016-17 में पंजाब में झींगा की खेती की शुरुआत की थी। ठीक है, और यहाँ पे बात करें झींगा खेती क्या होता है दोस्तों, ऐसा सोच रहे होंगे कि झींगा ऐसे खेती कृषि नहीं, ध्यान रखिएगा। जो झींगा होता है उसके उत्पादन के लिए जो समुद्र का पानी होता है या फिर मीठा पानी होता है, उनमें क्या करना, झींगे के उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी कि मानव भोग के लिए। तो इसी को झींगा खेती कहते हैं। झींगा खेती क्या हो गया कि मानव भोग के लिए जो झींगा होता है उसके उत्पादन के लिए या फिर उसके पालन के लिए क्या करना, समुद्री और मीठे पानी में जलीय आधारित कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए, उस तरीके से देखा जाए, झींगे का बहुत ज्यादा उत्पादन दोस्तों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में किया जाता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो कुछ राज्यों में जो है, पंजाब में कुछ जिलों में होता है, जैसे कि मुक्तसर जिला हो गया, फाजिल्का हो गया, फिरोजपुर, भटिंडा, फरीदकोटा, इन 5 जो है दक्षिण पश्चिमी जिलों में झींगे की खेती की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, झींगे से संबंधित हम लोगों ने ये बात किया है। और यहाँ पे देखिए एक योजना आपके बारे में बात की जा रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों 10 सितंबर को की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2020 में। उद्देश्य क्या था, मत्स्य कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए 2021 में इस योजना के तहत और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे जो है नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए 2025 तक चलेगी। ठीक है, नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, और इस यानी कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जिसकी शुरुआत 2020 में की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इस योजना के तहत बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और ये योजनाएं जो है 2025 तक चलेंगी, जो कि किसको बढ़ावा देंगी, नीली क्रांति को बढ़ावा देंगी, ब्लू रेवोल्यूशन को बढ़ावा देंगी। ठीक है, पानी से संबंधित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए राज्य यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गंभीर कमियों को दूर करते हुए उनकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करना, जो कुछ भी इस क्षेत्र से संबंधित जो कमियां हैं उनको दूर करना, और इस क्षेत्र की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। मछली के उत्पादन को बढ़ाना दोस्तों, ना सिर्फ उत्पादन को बढ़ाना, उसकी उत्पादकता को बढ़ा करके क्या करना, एक तरीके से देश में जो है इसके निर्यात को भी बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, इसकी जो शुरुआत की गई थी ये मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ मछली के निर्यात को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और मजबूती, कटाई के बाद का प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, जो फिशिंग करने वाले यानी कि जो फिशरीज होते हैं, यहाँ पे फिशिंग करने वाले और मछली किसान की आय को दुगना करना। ठीक है, किसानों की आय को दुगना करने का सरकार का लगातार प्रयास रहा है, और ये भी जो है इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, कृषि जीवीय और निर्यात में योगदान बढ़ावा देना। ठीक है, मछुआरे हो गए, मछली किसानों के लिए जो उनका सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, मजबूत मत्स्य
प्रबंधन और नियामक ढांचा का व्यवस्था करना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। और अभी लगातार हम लोग सुन रहे हैं योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो जितने भी हम लोग स्कीम्स पढ़ रहे हैं, योजना पढ़ रहे हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा जो कोई भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसको थोड़ा सा बारीकी से देखते हुए चलेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के कोल्लम जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है। ठीक है, तो देखिए ये कोल्लम जिला है जिसने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है। ये किस राज्य का जिला है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है वो वीडियो को पॉज करें, आंसर दें। ऑप्शन देखिए, कर्नाटक है, तेलंगाना है, केरल है, आंध्र प्रदेश है। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, केरल राज्य का ये कोल्लम जिला है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके सामने देखिए केरल का मैप खुला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोल्लम जिला, एकदम साउथ की तरफ चलिए, यहाँ आपको कोल्लम जिला दिख रहा है। ठीक है, 14 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और इसमें से कोल्लम यहाँ आपको देखिए सर्वश्रेष्ठ पंचायत का इसको जो है पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीता है इसने। तो ये केरल का कोल्लम जिला है, और कोल्लम जिला पंचायत जो है इसने 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीता है। ठीक है, किसने स्वराज ट्रॉफी जीता है दोस्तों? कोल्लम जिले ने जीता है, केरल का ये जिला है। और केरल में देखिए वर्तमान में 14 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से एक कोल्लम जिला है। ठीक है, इस जिले की बात करें दोस्तों तो ये केरल की जो प्राकृतिक विशेषता है उनका एक ये क्रॉस सेक्शन है। इसकी अपनी लंबी एक तटरेखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अरब सागर से लगी हुई ये तटरेखा है, इसकी काफी लंबी इसकी अपनी तटरेखा है। और यहाँ पे प्रमुख जो है लाइकेडिव सी स्पोर्ट्स है, और एक अंतरदेशीय झीला जो है झील के साथ संपन्न है। जिले में देखा जाए कई सारे जल निकाय भी देखने को मिलते हैं। दूसरे स्थान पे देखा जाए केरल का जो कन्नूर जिला है वो पंचायत रैंकिंग में दोस्तों देखिए दूसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, कोल्लम जिला पहले स्थान पे था, कन्नूर जिला दूसरे स्थान पे था। कुछ और भी केरल से रिलेटेड न्यूज है जो कुछ समय पहले चर्चा में थी, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो केंद्र सरकार की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केरल राज्य की एक परियोजना है उद्यमों की वर्ष परियोजना, उसको सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, वही बात करें, देखिए लंदन में जो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था उसमें केरल राज्य का जो पर्यटन है उसने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जो है ग्लोबल अवार्ड जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड किसने जीता था? तो केरल राज्य के पर्यटन ने जीता था। ठीक है, तो ये कुछ और भी न्यूज थी जो अभी कुछ दिन पहले चर्चा में थी, इंपॉर्टेंट है चीजें। अब बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की। देखिए अगला जो प्रश्न है ये अभ्यास एक्सरसाइज से रिलेटेड है, और देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन शुरू हुआ है? ठीक है, तो दस्तलिक 2023 का जो आयोजन शुरू हुआ है भारत और किस देश के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि उज्बेकिस्तान। ठीक है, मध्य एशिया का ये देश है उज्बेकिस्तान, और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये सैन्य अभ्यास दस्तलिक जो है इसका आयोजन किया जाता है इस साल देखा जाए तो यहाँ चौथा संस्करण है ये। ठीक है, तो ये जो है दस्तलिक एक्सरसाइज दस्तलिक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। ये द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। देखिए इसकी जो शुरुआत हुई है दोस्तों दस्तलिक की, ये हुई है 20 फरवरी से इसका शुरुआत हुआ है, और ये 5 मार्च तक आयोजित की जाएगी। चौथा संस्करण है। आयोजन देखिए कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में किया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा दस्तलिक जो अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में किया जाता है। इस साल इसका ये चौथा संस्करण है। कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में किया जा रहा है। गॉट इट? इतना आपको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। ध्यान रखिएगा इसमें भारतीय सेना की तरफ से देखिए कौन भाग ले रहा है। तो जो भारतीय दल का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल के द्वारा किया जा रहा है, और ये गढ़वाल राइफल जो है ये पश्चिमी कमान का ही हिस्सा है। वही बात करें उज्बेकिस्तान की तरफ से कौन भाग ले रहा है, तो उज्बेकिस्तान का जो सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा है कौन? तो उज्बेकिस्तान की सेना के जो उत्तरी पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिक हैं उनके द्वारा जो है इस अभ्यास में उज्बेकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। ठीक है, बात करें इस अभ्यास के जो उद्देश्य क्या है। कोई भी अभ्यास किया जाता है तो एक तो आपसी जो संबंध है उनको मजबूत करना, ठीक है, आपस में दोनों देशों के बीच जो सामंजस्य है उस सामंजस्य को मजबूत करना। दूसरा कुछ और भी उद्देश्य हो सकते हैं। इस अभ्यास
अभ्यास के उद्देश्य की दोस्तों बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है, जो आतंकवाद जैसी स्थितियां इस क्षेत्र में बनी रहती हैं उनसे निपटने के लिए एक दूसरे के जो संकल्प है उस संकल्प को मजबूत करना, साथ ही साथ इन दोनों ही देशों के बीच में यानी कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो एक सैन्य संबंध है, जो एक राजनयिक संबंध है, उनको बढ़ावा देना, उनको गति देना और उसके साथ साथ उसको मजबूती देना, यही इस अभ्यास का उद्देश्य है। चूंकि ये चौथा संस्करण था, अगर हम पहले संस्करण की बात करें या तो आपसे पूछा जा सकता है कि दोस्तलिक का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था दोस्तों, तो ये दोस्तलिक का पहला संस्करण जो था 2019 में आयोजित किया गया था और ये उज्बेकिस्तान में ही आयोजित किया गया था। दूसरे संस्करण की बात किया जाए दोस्तों तो ये भारत में आयोजित किया गया था 2021 में, कहाँ पे, चोबटिया रानीखेत जो कि उत्तराखंड में है। और तीसरे संस्करण का आयोजन ये भी उज्बेकिस्तान में किया गया था। उज्बेकिस्तान का जिला है यांग्यारिक जिला, वहां पे जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और चौथे संस्करण की बात हम लोगों ने देखा है, चौथा संस्करण भारत में रहा, यानी कि सबसे पहले उज्बेकिस्तान में, फिर भारत में, फिर उज्बेकिस्तान में और चौथा संस्करण अभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये लोकेशन जरूर पूछता है कहां से किया जाता है। अब बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान की, ठीक है। उज्बेकिस्तान जो कि मध्य एशिया का देश है, ये यूएसएसआर जब विकसित हुआ तो उसके बाद बहुत सारे देश बने, 5 ये देश बने थे, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। तो इसी में से ये देश है उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान की दोस्तों बात किया जाए तो इसकी जो सीमा लगती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कजाकिस्तान से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो किर्गिस्तान से और फिर यहाँ पे तजाकिस्तान से, फिर अफगानिस्तान से और तुर्कमेनिस्तान से, इससे जो है उज्बेकिस्तान की सीमा लगती है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अरल सागर, ठीक है। अरल सागर की बात करें जो कि यहाँ पे आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये अरल सागर स्थित है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। इसकी देखिए धीरे धीरे इसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है और ये जो है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित ये है कौन सा, अरल सागर, ठीक है। अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की राजधानी तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ताशकंद, इसकी जो है ये इसकी कैपिटल है। मुद्रा की बात किया जाए तो उज्बेकिस्तान सोम जो है वो यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति देखिए शकत मिर्जा योएव जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है और यहाँ के अब्दुल्ला एरिपोव जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा लोकेशन ध्यान में रखिएगा, उज्बेकिस्तान चर्चा में है तो आपके लिए ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत और किस देश ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ध्यान रखिएगा, ये जो वीजा छूट देने की बात की गई है वो राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए है और ये समझौता भारत और किस देश के बीच में किया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, भारत और फिजी के बीच में जो है ये समझौता किया गया है। देखिए फिजी जो है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कारण क्या है, अभी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और यहाँ पे देखिए ये लगातार फिजी चर्चा में रहा है, तो इग्नोर मत करिएगा फिजी को, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फिजी द्वीप से, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो देखिए भारत और फिजी के बीच में ये समझौता हुआ है किसको छूट देने के लिए, तो जो कुछ भी जो दोनों देशों के जो राजनयिक होंगे, जो दोनों देशों के आधिकारिक होंगे, जिन्होंने आधिकारिक पासपोर्ट लिया है, अब उनको क्या करना होगा, इन दोनों ही देशों में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। ये छूट परमानेंट नहीं होगा, 90 दिनों के लिए होगा, ठीक है। तो वीजा छूट देने के लिए ये समझौता ज्ञापन हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा केवल जो लोग राजनयिक होंगे और जो आधिकारिक पासपोर्ट धारक होंगे उन्हीं को ये वीजा छूट दिया जाएगा, ठीक है। ये जो समझौता हुआ है भारत और फिजी के बीच में, इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो राजनयिक होंगे, जो आधिकारिक होंगे, जिनके पास आधिकारिक पासपोर्ट होगा, वो 90 दिनों के अंदर जो 90 दिनों तक दोनों ही देशों में बिना वीजा के एक दूसरे की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं, निकास कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, निकल सकते हैं, रुक भी सकते हैं 90 दिनों के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो समझौता ज्ञापन हुआ है, ये देखा जाए जो यहाँ पे देखिए भारत के जो विदेश मंत्री थे वो वहां के दौरे पे गए थे, फिजी के दौरे पे, क्योंकि 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है वो फिजी में ही हुआ है, जिसका भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। तो यहाँ पे जो ये समझौता हुआ है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ ही साथ जो वहां के फिजी के प्रधानमंत्री हैं सितविन राबुका, उनके बीच में ये समझौता किया गया है। इस समझौते से क्या लाभ होगा,
सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर वीजा छूट समझौता होगा दोस्तों, तो इससे दोनों देशों के बीच में जो यात्रा है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, आवाजाही जो है वो दोनों देशों के बीच में बढ़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट का समझौता भारत और फिजी के बीच में हुआ है। अब बात कर लेते हैं इस दौरान जो है, जब वो यात्रा के दौरान गए थे विदेश मंत्री जी, तो उन्होंने देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा का भी अनावरण किया है, यहाँ प्रति नहीं प्रतिमा। ठीक है, तो वहां पे देखिए 17 फरवरी को फिजी की जो राजधानी सुवा, वहां पे इंडिया हाउस है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण विदेश मंत्री जी के द्वारा किया गया, यानी कि एस जयशंकर जी के द्वारा। आप इसकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस देश में जो है विदेश मंत्री जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो फिजी की राजधानी सुवा में किया गया। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं फिजी के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको फिजी का मैप दिख रहा है। प्रशांत जो सागर है, यानी कि जो साउथ पैसिफिक ओशन है, उसमें स्थित ये छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है फिजी, और ये देखिए फिजी जिसकी कैपिटल क्या है, सुवा। यहाँ की करेंसी की बात किया जाए तो फिजियन डॉलर जो है वो यहाँ की करेंसी है, और राष्ट्रपति की बात किया जाए तो विलियम कोटोनिवरी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो सत्यविनी रावुका जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये जो पैसिफिक ओशन के बीच में तो स्थित है कोरा सागर, यहाँ पे सागर आपको दिख रहा होगा, कोरोसी जो है वो यहीं पे स्थित है। कोरोसी फिजी के ईस्ट में स्थित ये सागर है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोसी जो है किस ओशन का भाग है दोस्तों, तो ये पैसिफिक ओशन का भाग है, साउथ पैसिफिक ओशन का भाग है, जो कि ईस्ट में स्थित है, किसके, फिजी के ईस्ट में स्थित है। ठीक है, जितनी फिजिकल मैपिंग हो वो आप लोग करते चलिए, मैप अपना देखते चलिए, मैप से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, इसके पहले दक्षिण भारत में कई ऐसे परमाणु ऊर्जा जो है संयंत्र लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है उत्तर भारत का ये पहला जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित किया जाएगा दोस्तों, वो हरियाणा में किया जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में भी कहाँ स्थापित किया जाएगा, वो हमें देखने लायक है। तो देखिए, जो केंद्र सरकार है उसने ये घोषणा किया है, वो बताया है कि उत्तर भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किया जाएगा। और फतेहाबाद जिले में देखिए एक गांव है जिसका नाम है गोरखपुर गांव। गोरखपुर गांव में ही ये संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और ये जो गांव है गोरखपुर गांव, ये राष्ट्रीय राजधानी यानी कि नई दिल्ली से जो है 150 किलोमीटर दूर है। ध्यान रखिएगा, एक गोरखपुर जिला भी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला। आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में चौरी चौरा कांड पढ़े होंगे ना, तो आप मुझे उसमें जो है ये था उत्तर प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये गोरखपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये गोरखपुर गांव जो है ये हरियाणा का भाग है, वहां पे इसको जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी जो जानकारी दी गई है नई दिल्ली में, जो परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र जी के द्वारा इसकी जो है जानकारी दी गई है कि उत्तर भारत का पहला जो है परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित किया जाएगा। ये जो पूरा प्लांट है वो लगभग 550 हेक्टेयर में ये जमीन पर बनाया जाएगा, और इससे जो उद्देश्य है, इसका जो लक्ष्य होगा वो 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य होगा। इस प्लांट की अगर पहले चरण की बात किया जाए दोस्तों, तो ये प्लांट जो है 2025 तक पहले चरण और 2028 तक इसका जो है दूसरा चरण वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो जो ज्यादातर जो परमाणु संयंत्र है दोस्तों वो हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं, जैसे कि दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, पश्चिम महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वर्तमान में देखा जाए कुल हमारे पास कितने जो भारत के पास कितने परमाणु रिएक्टर है दोस्तों, तो 22 परमाणु रिएक्टर है। उनकी कुल क्षमता की बात किया जाए तो 6780 मेगावाट उनकी क्षमता है। ठीक है, कुल स्थापित क्षमता है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि दक्षिण भारत में जो एक प्लांट लगाया जा रहा है रूस की सहायता से, उसका क्या नाम है। ठीक है, काफी विवादित भी रहा था। अब एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो यूरियम 233 का उपयोग करके दुनिया का पहला थोरियम परमाणु जो संयंत्र है, थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया। नाम क्या है, भावनी। ठीक है, कहाँ पे, तमिलनाडु के कलपक्कम जिले में स्थापित किया जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोरियम का उपयोग करके दुनिया का पहला
थोरियम, माफ करिए, यूरियम 233 का उपयोग करके, ठीक है, यूरियम 233 का उपयोग करके दुनिया का पहला थोरियम आधारित जो परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम भावनी है, ये तमिलनाडु या कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दुनिया का पहला, इसलिए स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि किस भारतीय शहर में बोइंग का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो बोइंग का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर जो स्थापित किया जाएगा दोस्तों, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, गुरुग्राम। तो करेक्ट आंसर इस डी है, ठीक है। तो ये हरियाणा का ये जो है शहर है, हरियाणा का गुरुग्राम, जिसको पहले हम गुड़गांव के नाम से जानते थे, गुरुग्राम है। और इसी गुरुग्राम में भारत का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है, बोइंग कंपनी, और इसी ने भारत के गुरुग्राम शहर में, जो कि हरियाणा का है, यहाँ पे पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, बोइंग अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इस पहल का? तो इस पहल का उद्देश्य देखिए क्या है, जो बोइंग के एयरलाइन ग्राहकों को नागरिक उड्डयन नियामक निकायों और अन्य उद्योग धारकों के लिए अनुकूलित परिचालन क्षमता और सुरक्षा सुधार परियोजनाएं प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है बोइंग, वो भारत के गुरुग्राम में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। यहाँ पे हम अमेरिका की बात करें तो देखिए, कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात किया था कि हैदराबाद का जो बेगाह मकबरा है, जो अभी अब जो है, जिसकी थोड़ा सा एक तरीके से उसकी मरम्मत या फिर उसका जीर्णोद्धार करने के समर्थन करने की घोषणा की गई थी, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा किया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है पेगाह बंदरगाह के जीर्णोद्धार जो कि हैदराबाद में है, इसका जो है समर्थन करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? अमेरिका के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा किया। तो जब वो चीजें आ रही है तो मैं सोचू एक एक पॉइंट आपको बताती चलूं, इससे आपका रिविजन भी होता चलेगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सौराष्ट्र ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 खिताब जीता है। तो रणजी ट्रॉफी देखिए क्रिकेट से रिलेटेड है, और इस वर्ष विजेता देखिए 2022-23 का खिताब का विजेता सौराष्ट्र है। किसे हराया है, यानी कि उप विजेता के नाम पूछ रहा है आपसे, और करेक्ट आंसर इज सी, बंगाल को, ठीक है। बंगाल को हराया है इसने। तो यहाँ पे देखिए, ये दूसरी बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है सौराष्ट्र ने। और देखिए ये जो फाइनल हुआ है, ये कोलकाता के ईडन गार्डन में 19 फरवरी को जो है ये इस मैच का फाइनल किया गया था, 2022-23 रणजी ट्रॉफी, ठीक है। जिसके फाइनल में सौराष्ट्र ने पराजित किया किसको दोस्तों? बंगाल को, 9 विकेट से हरा दिया, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ था। मैच में देखिए 9 विकेट लेने वाले जो सौराष्ट्र टीम के कैप्टन है, जिनका नाम है जयदेव उनादकट, इनको देखिए मैन ऑफ द मैच चुना गया है। वहीं देखा जाए टीम के एक है अर्पित बांसवाड़ा, जिनको रणजी सत्र के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जयदेव उनाद जो थे वो सौराष्ट्र टीम के कप्तान थे, जिनको मैन ऑफ द मैच चुना गया है। और सौराष्ट्र टीम जो है दूसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है बंगाल को हरा करके, जिसका फाइनल मैच दोस्तों कहाँ पे हुआ है? कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ है। अगर हम बात कर लेते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में, जो कि क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, इस रणजी ट्रॉफी का आयोजन बीसीसीआई के द्वारा सालाना तौर पे किया जाता है, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सालाना रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। इस रणजी ट्रॉफी का नाम देखिए किसके नाम से पड़ा है? महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे इसका नाम रखा गया है रणजी ट्रॉफी का। और इसकी बात करें तो ये जो ट्रॉफी है, ये जितने भी देखिए स्टेट लेवल के और रीजनल लेवल पे जो क्रिकेटर होते हैं, जो क्रिकेट संघ होते हैं, उनके बीच में एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट है, ठीक है। इसी से लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं, फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल के वो क्रिकेटर होते हैं। जो पहला मैच खेला गया था दोस्तों रणजी ट्रॉफी का, वो 1934 में खेला गया था। 4 नवंबर 1934 में खेला गया था चैपक ग्राउंड में। किसके किसके बीच में पहला मैच हुआ था दोस्तों? मद्रास और मैसूर के बीच में हुआ था। सबसे ज्यादा जो टूर्नामेंट को जीता है अभी तक किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। कितनी बार दोस्तों? 41 बार, 41 बार जो है मुंबई ने जीता है रणजी ट्रॉफी को। तो सर्वाधिक बार जीतने वाला राज्य कौन सा है? मुंबई है, ठीक है। माफ करिए, टीम। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि बीसीसीआई के वर्तमान प्रमुख कौन है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो है चेयरमैन वो कौन है वर्तमान में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए बहुत सारी चीजें मैं बताती हूँ, कुछ आप भी बताने का थोड़ा कष्ट करिए। आइए अगले तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि
निम्न में से किस अभिनेता को यूनिसेफ ने बाल अधिकारों के लिए अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया है? तो देखिए यहाँ पे जो यूनिसेफ ने बाल अधिकारों के लिए अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में जिसे नामित किया है वो है बॉलीवुड के अभिनेता आयुष्मान खुराना। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिसेफ जो इंडिया है, ध्यान रखिएगा यूनिसेफ इंडिया है, उसने हिंदी फिल्म अभिनेता जिनका नाम है आयुष्मान खुराना, उनको बाल अधिकारों के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये देखिए आयुष्मान खुराना जब जो कि नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं यूनिसेफ इंडिया के द्वारा, तो इनका उद्देश्य क्या होगा, ये यूनिसेफ की हेल्प करेंगे किन किन क्षेत्रों में, एक तो बच्चों को जीवित रहने के लिए, ठीक है, उनके फलने फूलने के लिए, उनकी आवाज उठाने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान खुराना क्या करेंगे, यूनिसेफ इंडिया का सहयोग करेंगे। इसके पहले भी देखा जाए, देखिए यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भी आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया था सितंबर 2020 में। ध्यान रखिएगा सितंबर 2020 में यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया था किन्हें, आयुष्मान को। क्यों दोस्तों, जो बच्चों के खिलाफ हिंसा हो रही है उनको समाप्त करने के लिए, जो व्यापक बाल अधिकार है उन अधिकारों के एजेंडा की वकालत करने के उद्देश्य से यूनिसेफ इंडिया ने इनको 2020 में एडवोकेट यानी कि सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया था। क्योंकि हम एक संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है यूनिसेफ। आइए थोड़ा सा यूनिसेफ के बारे में भी देख लेते हैं, और यहाँ पे देखिए यूनिसेफ इंडिया के भी बारे में बात की गई है, तो हम इसके भी बारे में थोड़ा सा समझेंगे। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये पहले इसका नाम था। ठीक है, आगे चल करके इसको सिर्फ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से जाना गया। ठीक है, पहले क्या नाम था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था। ये ध्यान रखिएगा, ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी जो स्थापना दोस्तों की गई थी वो 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिस कारण से 11 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं दोस्तों, यूनिसेफ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 11 दिसंबर। ठीक है, यूनिसेफ डे कब मनाते हैं दोस्तों, 11 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं यूनिसेफ डे। ठीक है, लोगो देख रहे हैं आप, यहाँ पे लोगो है, देखिए ये माँ है और अपने शिशु के साथ है, तो एक तरीके से लोगों से ही पता चल रहा है कि यूनिसेफ जो है माता और शिशु के अधिकारों के लिए जो है कार्य करती है। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या था, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ठीक है, आगे चल करके ठीक है 1953 में इसका नाम बदल गया, ये क्या हो गया, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के नाम से ये हो गया। तो वर्तमान में हम इसको इसी नाम से जानते हैं, लेकिन बुलाते अभी भी यूनिसेफ। मुख्यालय की दोस्तों बात किया जाए तो मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ये शहर है न्यूयॉर्क, वहां पे इसका मुख्यालय है। वर्तमान में जो इसकी प्रमुख है वो कैथरीन एम रसील जो है वो इसकी प्रमुख है। ठीक है, सदस्य अगर आपसे पूछे दोस्तों सदस्य कितने हैं दोस्तों, तो 190 इसके सदस्य हैं। इसकी रीजनल ऑफिस भी है दोस्तों। रीजनल ऑफिस की बात किया जाए दोस्तों, कितने रीजनल ऑफिस है इसके, तो इसके 7 जो है वो रीजनल ऑफिस है। ठीक है, जिसमें से भारत जो आता है इसके रीजनल ऑफिस में, कौन से रीजनल में, तो भारत की दोस्तों बात किया जाए तो इसका एक ऑफिस है दक्षिण, ठीक है, एशिया क्षेत्रीय कार्यालय, भारत इसी में आता है। और इस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो काठमांडू में है। काठमांडू जो कि कैपिटल है किसकी, नेपाल की। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा। अब बात करते हैं यूनिसेफ इंडिया की। दोस्तों यूनिसेफ इंडिया की बात किया जाए तो यूनिसेफ ने जो कि भारत के साथ मिलकर के कार्य करना शुरू किया, और यहाँ पे 1949 की बात है। ठीक है, 1949 में यूनिसेफ ने भारत में वर्क करना शुरू किया मात्र अपने 3 मेंबर्स के साथ, यानी कि जो इनके 3 स्टाफ मेंबर्स थे उनके साथ। लेकिन आगे चल करके ये इतना अच्छा कार्य कर लिया कि 1952 में, यानी कि 3 साल के बाद इसने अपना पहला, ठीक है, कार्यालय जो है बनाया। कहाँ पे दोस्तों, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसने अपना पहला कार्यालय स्थापित किया 1952 में। ठीक है, तो ये था यूनिसेफ इंडिया। ठीक है, और यूनिसेफ इंडिया ने ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको, आयुष्मान खुराना को। ठीक है, इंडिया का। अब बात कर लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। सबसे पहला
क्या है कि निक्षय यानी कि टीवी, ठीक है, टीवी को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल चलाई गई है और निक्षय पहल, जिसका नाम है निक्षय पहल। और इस पहल को चलाने के लिए जो राष्ट्रीय दूत नियुक्त किया गया है, किसको? दीपा मलिक को किया गया है, ठीक है, पैरा एथलेटिक है ये, और इनको जो है दीपा मलिक को निक्षय पहल की राष्ट्रीय दूत नियुक्त किया गया है। वही बात करें भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफस्टाइल टेक ब्रांड नाइस, ठीक है, नाइस ने अपना स्मार्ट वॉच के लिए अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसको बनाया है दोस्तों? विराट कोहली को बनाया है। आप मुझे बताइए टीवी डे कब बनाते हैं, ठीक है, टीवी डे कब मनाया जाता है, आप मुझे बताइए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू की, और हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिणाम पोर्टल लॉन्च किया है? ये परिणाम पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है गुजरात के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री देखिए कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और इन्होंने देखा जाए वर्चुअल रूप से परिणाम पोर्टल लॉन्च किया है। परिणाम यानी कि पंचायती राज सूचना और प्रबंधन प्रणाली, तो सूचना से ही संबंध है इसका, मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन को मैंने जो है सूचना, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैनेजमेंट है, उससे संबंधित ये परिणाम जो है परिणाम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल देखिए क्या करेगा, जो तालुक स्तर है, तालुक स्तर से राज्यों को सीधे पेपरलेस संचार की शुरुआत करेगा, ठीक है। परिणाम पोर्टल की बात किया जाए दोस्तों, तो ये ध्यान रखेगा एक जो है केंद्रीकृत प्रणाली प्रदान करेगा। तो जितने भी जो कर्मचारी होंगे जिले में, उनके जो जिले के भीतर उनका जो स्थानांतरण और जो ट्रांसफर हो रहा है, जो उनका प्रमोशन हो रहा है, और इतना ही नहीं, जो राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का रियल टाइम निगरानी करना, उनका मैनेजमेंट करना, उसको ये सक्षम बनाएगा ये परिणाम पोर्टल, जो कि लॉन्च किया गया गुजरात के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। तो परिणाम पोर्टल के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब दोस्तों बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ द डे की, ठीक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। पहला हमारा फैक्ट है आज का कि जगुआर लैंड रोवर इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं कौन? राजन अंबा, ठीक है। वही बात करें एम्स ने, देखिए एम्स कई जगह पे है, दिल्ली का भी एम्स है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक यानी कि टीबी की दवाइयां पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो एम्स ऋषिकेश से। देखिए फिर से टीबी की बात आ गई, टीबी के बारे में मुझे बताइए। यहाँ पे देखिए अगला है जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक आयोजित की गई है, कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया है। वही बात करें सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 20 फरवरी को मनाया गया। थीम देखिए क्या है? ओवरकमिंग बैरियर एंड अनलीजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल जस्टिस, ठीक है। वही बात करें आज का लास्ट एमसीक्यू की, तो यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ ने नए पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दी है, कब तक? 2035 तक। तो यानी कि यहाँ पे देखा जाए यूरोपियन यूनियन के जो देश होंगे उनपे जो है 2035 तक वो पूरी तरीके से जो डीजल कार है, जो पेट्रोल कार है, उनकी बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएंगी। बहुत सारी चीजें मैंने कवर किया, बहुत सारी चीजें बताई, जैसे कि मैंने यूनिसेफ की चीजें बताई जो आपकी पीडीएफ में बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं है। तो उम्मीद करिए आप उनको लिख लेंगे, लिखिए, रिवीजन करिए, रिवीजन शुरू कर दीजिए। वक्त बहुत कम है, चीजें बहुत कुछ पढ़ना है, तो स्टार्ट करिए। और देखिए बहुत से बच्चे बोलते हैं वो सिर्फ पीडीएफ से पढ़ते हैं। मैं तो कहूंगी, मेरी जो अपनी राय है वो यही है कि दोस्तों पीडीएफ की जगह आप लोग जो पीडीएफ पढ़ रहे हैं उसके अपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए, क्योंकि एक्चुअल में वही आपको ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप सक्षम है कि उतनी सारी पीडीएफ को एग्जाम के टाइम रिविजन करने में, तो अच्छा है, जैसा आपको सहूलियत लगे। बाकी यही मेरी एडवाइस है। चलिए, डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए, डाउनलोड करिए और अपनी जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।